सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कल हमने चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ा। उसका लेक्चर 1 हमने कल कवर किया। आज लेक्चर 2 में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो बेसिक कंसेप्ट था, वो हमने कल कवर कर लिया। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने जो लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किए थे, दैट वाज अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं याद है तो यू कैन सी द प्रीवियस रिकॉर्डिंग। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें हमने ये देखा कि कैसे हमारा हिंदुस्तान एक एग्रीगेट कंट्री कहलाया जाता था और कहलाया जाता है। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम जो ग्राफ के हिसाब से करें 1973 के अनुसार, उस टाइम पे ज्यादा था एग्रीकल्चर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में मेनली बात करते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी में इतना नहीं था। बट और जीडीपी भी उस टाइम पे एग्रीकल्चर का ही सबसे बड़ा रोल था। इट वाज अराउंड मोर देन 40% एंड लेस देन 50%। सर्विस जो टर्शियरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है, उनका जीडीपी में इतना बड़ा रोल नहीं था। लेकिन कुछ ही सालों में, लगभग 40 सालों में अगर हम बात करें, 2013-14 की बात करें, क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हल्का फुल्का फर्क पड़ा। लेकिन जो शेयर ऑफ सेक्टर, जो जीडीपी का जो शेयर था, प्राइमरी सेक्टर का कम हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा सा इंप्रूव हो गया और टर्शियरी सेक्टर का तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। इट वाज अराउंड मोर देन यू कैन से 60%। लेकिन इतना ऐसा क्यों हुआ, वो भी हमने समझा था। उसी पॉइंट को हम अगर डिस्कस करें या समझने का प्रयास करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फाइनल में, कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है जो आपके समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समय के साथ आप सबको पता है, देखो, प्राइमरी हो यानी कि एग्रीकल्चर की बात करो, सेकेंडरी हो यानी कि इंडस्ट्रीज की बात करो, दोनों जो भी हमें डेवलपमेंट प्रोवाइड करके देते हैं, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है उसकी सर्विस। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से, as it is written on your book, page number, I guess, I don't remember the page number, but let me see, page number 25 it is. तो वहां लिखा है, greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. जितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगा, लोग या जो पॉपुलेशन है या जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, लोग उसकी ज्यादा सर्विस मांगेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई चीज प्रोड्यूस करके दे दी है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में तब्दील कर दिया है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचाना भी तो है। वो कौन पहुंचाएगा? वो एक देश पहुंचाता है, यानी कि उसको टर्शियरी सेक्टर में डेवलप होना पड़ता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करनी है। सच सर्विसेज इज रियली रिक्वायर्ड। अब ये सर्विसेज अलग अलग फॉर्म्स में हम सब तक आ सकती है। अब आप अपना आईटी ले लीजिए, आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, या आप आपके घर पे पिज्जा डिलीवर हो रहा है उसकी बात कर लीजिए। वो आपकी अपनी पर्सनल एग्जांपल, आप अपने हिसाब से जो समझना चाहो वो समझ सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो क्लैरिफाई हो गई। अब जो आपका बात उठती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज उठती है, हमने देखा कि एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में, मेरी आवाज आ रही है तो मुझे चैटिंग सेशन में बता दीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर में कुछ हुआ यूं कि लोग जो हैं अभी भी एम्प्लॉयड हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जीडीपी जनरेट करके नहीं दे रहा। उसकी हमने एक एग्जांपल समझी थी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पे ऐसी लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जिन लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कल एक बच्चे ने बोला था, क्लास 9th का पॉइंट बोला था, दैट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो आपके बुक का नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर मेनी मोर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, देयर इज आल्सो फ्रिक्शनल, साइक्लिक। बट एनीवेज वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं है हमारा। ये बात हो रही थी वो अनएम्प्लॉयमेंट, जो इस एम्प्लॉयमेंट की बात करें, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसमें क्या होता है, जहां अगर एक जमीन पे 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ उसका? 5 लोग कहीं और अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूरी है बेचारों की। अगर इस चीज को और अच्छे से समझना है आपने, मैं अभी आपको इतने अच्छे तरीके से समझा लिया, लेकिन और अच्छे से आपको कहानी के फॉर्म में पढ़ना है, तो आप ये अपनी बुक पे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसी लक्ष्मी की बात बताई गई है, वहां पे बताया गया कि लक्ष्मी, let me read the page number. Lakshmi owing about 2 hectares of unirrigated land and depend only on rain and growing crops like jowar, arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year.
all. You will see that everyone is working, none remains idle, but in factual fact their labor efforts get divided. Labor effort divide हो गया. Labor effort के साथ साथ मैं स्क्रीन अभी शेयर नहीं किया बच्चे, मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर ले. आपको स्क्रीन शेयर करना है तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, बिकॉज ये तो मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए. इज इट शेयर नाउ? हो गया शेयर आप सबके साथ? यू कैन लेट मी नो. ओके. तो वहां पे ये एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल खुद पढ़ेंगे. यहाँ पे बताया जा रहा है ये लेबर जो है, लेबर एफर्ट डिवाइड हो गया, और लेबर एफर्ट डिवाइड होने के बाद उनकी स्किल्स भी डिवाइड हो रही हैं. अब जो उससे जो प्रॉफिट है, अगर एक जमीन एग्जांपल के तौर पे एक जमीन से 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोगों की रिक्वायरमेंट ही है, तो यानी कि 200 200 200 200 में डिवाइड हो गया वो, राइट. लेकिन अगर वो काम सिर्फ 2 बंदों का होता तो क्या होता, 500 500 कमा लेते, वो 3 कहीं और जगह भी काम कर सकते थे. अगर 500 नहीं तो एटलीस्ट 300 रुपए तो कमा ले. 300 कितना, 900 रुपए का प्रॉफिट हो जाता. एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये अंडर एम्प्लॉयमेंट देश को मार देती है, चूस लेती है, और हिंदुस्तान इसीलिए एग्रीकल्चर में बच्चे बहुत पीछे हो गया है. हालांकि प्रकृति ने, भगवान ने, नेचर ने, जो भी आप कह लो, बात घूम फिर के एक ही पे आ जाती है. हमें एग्रीकल्चर एग्रीगेंट कंट्री बनाया, हमारी जमीन को फर्टाइल बनाया, हमारी जमीन को उपजाऊ बनाया. क्या यहाँ चीज ऐसी है जो प्रोवाइड नहीं हो रही थी? कुछ अंग्रेजों ने खराब किया और कुछ हमने खराब किया. अंग्रेजों ने हमारी जमीन को बंजर बनाया, बहुत सारी ऐसी ही क्रॉप्स को लाया जो लाने की रिक्वायरमेंट थी नहीं यहाँ पे. अगर आप देखते हैं, सर्दी सर्दी के इलाके जो इंडिया में इतने ज्यादा नहीं है, पीक पे नहीं है, बाहर के कंट्रीज में है, वहां पे चाय कॉफी का जो प्रचलन चलता आ रहा था, मतलब वहां चलता आ रहा था, अंग्रेजों ने यहाँ लाई. अंग्रेजों ने इसलिए लाई जस्ट बिकॉज, वाई, क्योंकि वो यहाँ आ चुके थे, सेटल डाउन हो चुके थे, और जो वो अंग्रेज यहाँ आ रहे हैं उनको चाय पीनी है, उन्होंने सूट लगाना है, वो सारी चीजें हमारे, उन्होंने चम्मच से खाना खाना है, फॉक से खाना है, छुरी कंडा जिसको हिंदी में बोलते हैं. हिंदुस्तानियों की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी उस टाइम पे सूट लगा के जो हम घूम रहे होते हैं आगे पीछे, दैट इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट. वो सर्दी का क्लोथ है. आप देखो अभी हम गर्मियों के टाइम पे भी शादी पे जाते हैं तो लोग गधे की तरह सूट लगा के बैठे होते हैं, पसीने टप 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 करके डप रहे होते हैं, क्योंकि हमने अंग्रेजों को कॉपी किया, एंड हमें लगता है अंग्रेजों ने किया तो बहुत अच्छी चीज होगी. छुरी कांटा चम्मच कई बारी ऐसी डिशेस के साथ हम रिक्वायर यूज कर लेते हैं जो रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती. उसी तरीके से चाय इस गर्मी में भी हमें आदत हो चुकी है, नशा बढ़ चुका है, जो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. तो ये सारी चीजें आपको खुद, हाँ जैसे सुवांश बोला सर उन्होंने इंडिगो लगाया, यस इंडिगो लगाया क्योंकि उनको, इंडिगो मतलब रंग जो कपड़े पे लगाया जाता है, नील जिसको हिंदी में कहते हैं, आई गेस, यस नील, उनको वहां एक्सपोर्ट करना था अपने इलाके में, यहाँ पे इंडिगो लगाया, जबरदस्ती लगाया, उससे क्या हो गया, जमीन अनफर्टाइल हो गई. इस पे प्रोटेस्ट भी हुआ काफी हद तक. कहने का पॉइंट क्या है कि हम, उन्होंने भी खराब किया, हमने भी खराब किया. हमने क्या खराब किया, देश को आजाद हुए कितना टाइम हो गया, अभी तक हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं, घिस रहे हैं अपने आप को भी और उनको भी, लेकिन एग्रीकल्चर में हम उस तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं. कुछ गवर्नमेंट्स आती है, कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स उठाती है, लेकिन वो क्या होते हैं बच्चे, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वो कुछ देर के लिए होते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने अपनी गवर्नमेंट की प्रशंसा चाहते हैं, इसलिए वो सारी चीजें करते हैं. बट अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी एग्रीकल्चर एंड वाज नॉट मच प्रोडक्टिव, बट उन्होंने उसको बनाया आज के मॉडर्न साइंस को यूज में लाते हुए. एनीवेज, ये सारी चीजें आप खुद भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आज जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की. लेकिन एम्प्लॉयमेंट से पहले हमें पहले मैं यही बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट होता है क्या बच्चे. एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार. एम्प्लॉयमेंट होता है कि किसी को सक्षम बनाना कि वो कमा सके, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके, रोटी कपड़ा और मकान जो होता है एटलीस्ट, है ना, 2 टाइम की रोटी खा ले, वो भी बहुत है. लेकिन हिंदुस्तान में, बाकी देशों में भी ऐसा होता है, लेकिन हिंदुस्तान की बात करेंगे, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है ना. तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में कुछ नहीं, बहुत कुछ आई विल से, ऐसे लोग हैं जिनको 2 टाइम तो छोड़ो, 1 टाइम का भी खाना नहीं प्रोवाइड होता है, यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना है. तो ये एक क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करके दे. लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. अगर आपको ये समझ आता है इतना तो वेल एंड गुड. इसको अभी हम समझेंगे आफ्टर हैविंग ए 30 सेकेंड्स ब्रेक.
जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकोनॉमी का ही पार्ट है ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहां लोगों के पास वर्क हो, यू कैन से एश्योर्ड वर्क हो, और जो रेगुलर हो। एक सिंपल भाषा में बात करें, जहां आपकी तनख्वाह फ्लक्चुएट ना हो रही हो, जहां आपकी इज्जत हो, जहां आपको मान मिल रहा हो, रेस्पेक्ट मिल रहा हो, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, पीपल हैव एश्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। इसमें हम गवर्नमेंट नौकरी को भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट को भी डाल सकते हैं। प्राइवेट में भी कई ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। इट इज नॉट वी कैन से प्राइवेट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो प्राइवेट में भी ऐसा होता है, आजकल का टाइम है जो चेंज आ चुका है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप समझ सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कहीं पे एम्प्लॉयमेंट, कुछ आपने सुना होगा दिहाड़ी पे जो काम जाते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो मैं डेफिनेशन दूंगा, उसका ऑपोजिट जो हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। जो रेगुलर काम होता है, यानी कि इरेगुलर काम क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो तनख्वाह होती है, इट विल नॉट फ्लक्चुएट। अगर आपकी तनख्वाह 40,000 50,000 प्रति माह है, पर मंथ है, तो वो हर महीने आपको उतनी मिलती रहेगी, और उसकी इंक्रीमेंट यानी कि उस पर कुछ इंक्रीज भी होगा, जो भी आपको वो कंपनी ऑफर करेगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, इट फ्लक्चुएट्स टाइम टू टाइम, वो समय के साथ फ्लक्चुएट करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको, इट इज नॉट सीजनल, इट इज नॉट समथिंग दैट दे विल जस्ट किक यू आउट, ऐसा नहीं होता है विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंटेशन वर्क। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है बहुत हद तक होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, आपको वो कभी भी निकाल सकते हैं, विद रीजन और विदाउट रीजन। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई कागजी ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है। आप यू कैन सी एक टी स्टॉल जहां पे कोई छोटू काम कर रहा है, चाय बेच रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी सी कंपनी, टाटा लगा लो, प्राइवेट लगा लो, या गवर्नमेंट लगा लो, पुलिस की एग्जांपल दी है वहां पे, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में यही सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं। अनऑर्गेनाइज, जैसे मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट इट हैज लो पे एंड अनसिक्योर्ड जॉब। बोलते हैं कि ये स्मॉल होते हैं, स्कैटर्ड यानी कि बिखरे होते हैं, जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। डायरेक्ट कंट्रोल आना चाहिए, नॉट इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट वो उनको तनख्वाह भी कम होती है और अनसिक्योर्ड भी होती है। इसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स की क्या होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ऑर्गेनाइज, मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा उसमें और एक्सप्लेन वे में आंसर्स दिए होंगे। एक्सप्लेन मतलब इसी को थोड़ा सा लंबा खींचा होगा, एंड यू विल परफेक्टली अंडरस्टैंड इट। अगर स्टिल कोई चीज समझ में नहीं आती है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछा जाए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए आप खुद भी अपने आंसर्स लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें? एम्प्लॉयमेंट यहाँ एग्जांपल दी गई है, लेकिन आप अभी अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं, आप अपने दिमाग को भी थोड़ा दौड़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। जो आती भी है, हम नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट नहीं आती, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे उन सब लोगों को जो इससे प्रभावित है। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं 5 साल के आया हूँ, 5 साल के लिए काम करके जाऊं, उसका रिजल्ट निकले और बस बाय बाय टाई टाई, अगले 5 साल के लिए मुझे लोग वापस सुने। उनको ऐसा काम करना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट आने वाले 15 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी दिखे, वैसा करना चाहिए। तो ऐसा सच बोलूं, जितनी मैंने स्टडी की है, ऐसा एक मेजर स्टेप कुछ नहीं उठाया गवर्नमेंट ने। एक स्टेप उठाया जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फोकस, अब आप खुद से आंसर पढ़ सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है, तो गवर्नमेंट को अगर इस पे फोकस करना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर पे स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्री जनरेट होगी तो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट होगा तो उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। जब होगा ही नहीं हमारे पास कुछ, तो हम किसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे? हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की सर्विस तो सबसे ज्यादा स्लो है। या हमारे यहाँ तो पिज्जा सबसे ज्यादा फास्ट डिलीवर होता है, एम्बुलेंस बाद में आती है, पुलिस बाद में आती है। तो वी हैव टू वर्क ऑन दीज सर्टेन थिंग्स। इस पे बहुत सारी चीजों पे बात किया जा सकता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके में, जो आपके क्लास 11th में भी आगे डिस्कस होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग कमीशन। गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन होती थी, जिसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। देश आजाद होने के बाद ये प्लानिंग कमीशन लाई। इसमें 5-5 साल का प्लान्स बनते थे, इसको बोलते थे 5 ईयर प्लान्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए आने वाले टाइम पे, यानी कि 12th में, मेनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर आईएएस एंड ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 ईयर प्लान चले, 12 5 ईयर प्लान चले हमारे हिंदुस्तान में। उन 5 ईयर प्लान में अलग अलग प्लानिंग करते थे।
हर सेक्टर पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को कैसे जनरेट कर सके। एजुकेशन वाले एजुकेशन करते थे, रेलवेज वाले रेलवे करते थे, और वो सब अपने पॉइंट्स निकाल के प्लानिंग कमीशन को देते थे, जो प्रिजाइड यानी कि जिसके जो चेयरमैन होते थे प्रधानमंत्री होते थे, जो भी उस टाइम पे प्रधानमंत्री होंगे, प्लानिंग कमीशन के हेड होते थे। फिर मोदी जी आए, उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया नीति आयोग, क्योंकि फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा थोड़ा चेंज लाते हैं तो वो फ्रेश चीज लगती है और कुछ नहीं होता है। जैसे आपके कपड़े अगर आपने लाए, फिर उसको धोते हैं, फिर प्रेस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो एक ताजे फ्रेश दिखे। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं लाया, प्लानिंग वैसी ही होती है, काम वैसे ही होता है। इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने, अभी हम एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए बात करें कि इसमें इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करके दे, और इन्होंने नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। इसमें एस्टिमेट किया, अंदाजा लगाया कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, अगर हम काम करने पे आए तो 20 लाख जॉब तो सिर्फ हम एजुकेशन सेक्टर पे, जो सर्विस सेक्टर में ही आएगा, एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ एम्प्लॉय जनरेट करके दे सकते हैं, बाकी सेक्टर की तो बात ही छोड़िए। तो सिमिलरली हम बहुत सारी चीजों, जैसे हेल्थ सिचुएशन, हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स, ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक इनिशिएट लिया था, दैट इज नोन एज मनरेगा। मनरेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। मनरेगा क्या था? ये एक बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। मनरेगा में क्या था? ये मनरेगा में यहाँ लिखा होना चाहिए, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू आर नीड ऑफ वर्क। गवर्नमेंट ने बोला जो भी जिनको भी काम करने की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात करें, स्पेशली जो पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, उन लोगों की बात करें, उनको गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि 100 दिन का काम हम प्रोवाइड करेंगे एक साल में। मतलब 365 दिन में 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा, कौन करके देगा? गवर्नमेंट। दैट इज उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन केस गवर्नमेंट अगर ये प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है, गवर्नमेंट जो है उनको अलाउंसेस देगी ही देगी। इसने अच्छा रिजल्ट लाया, आई विल नॉट से कि ये बुरा प्लान था। दिस टाइप ऑफ वर्क्स दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। सिंपल टू अंडरस्टैंड, बस इतना ये याद रखना मनरेगा क्या था। ये अच्छे से काम किया, राइट टू वर्क में इसको एक इम्प्लीमेंट किया लॉ के अंदर, और 625 डिस्ट्रिक्ट्स हिंदुस्तान में ये फैला। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन बच्चे आई विल स्टिल से ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब 100 दिन का जनरेट करके दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ा हमें समझना है। ये तो अगर हम देखें तो 100 दिन का यानी कि नॉट है, इट इज अ काइंड ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, और सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो ये अनऑर्गेनाइज कहलाई जाएगी। आप यहाँ पे बोल रहे हो एश्योर कर रहे हो प्रोवाइड, लेकिन 100 दिन के लिए प्रोवाइड कर रहे हो ना। बाकी की जो 265 डेज है वहां लोग क्या कुछ खाए नहीं, पिए नहीं? और यहाँ पे कोई काम में आपको कोई आईएएस अफसर नहीं बना देंगे यहाँ पे। इसलिए बोला यहाँ पे कौन सा काम होता है? लेबर वर्क, सड़कों पे काम करवाते हैं, ये वैसा काम होता है जो दिहाड़ी टाइप होता है, जिसको बोलते हैं। हमें सोचना है उन लोगों का जो एम्प्लॉयड है, जो एजुकेटेड है। हमें सोचना है सबसे पहले उन लोगों का जो एजुकेटेड के साथ साथ स्किलफुल है। हमें सोचना है उन लोगों का जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें सोचना है उन लोगों के पास जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट इन सारी चीजों को सोचते हुए, कंक्लूड करते हुए, एक फ्यूचर प्लानिंग प्लान्स बना देती है कि कैसे इस पे काम करे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आई विल से। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी, सबसे बड़ी बात ये होगी कि जितने हम, इसलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव भी लिया कि जितने लोगों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत स्किलफुल बन जाते हैं ना वो दे आर मोर कैपेबल टू वर्क, वो उतने काबिल बन जाते हैं। वो काबिल बनाना है लोगों को। काबिल बनाने के बाद हमें इंडस्ट्रीज, यानी कि हमें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर तो है ही है, एग्रीकल्चर को एनहेंस करना है, सेकेंडरी सेक्टर को एनहेंस करना है, फिर टर्शरी सेक्टर भी साथ ही साथ एनहेंस हो जाएगा। ये सारी चीजों पे काम करना है। इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ सबको, हमको, मुझको, किसी और को, सबको एक कदम उठाना है कि हमें ये प्लान आउट नहीं करना है कि नहीं मुझे, अगर आप सब 8-9 बच्चे हैं तो इट इज नॉट, आई विल नॉट से कि आप सबके सब, आई विल नॉट अश्योर गिव यू द अश्योरिटी आप सबके सब कल को गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे। मैनी ऑफ यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर, और प्राइवेट इंजीनियर बनना चाहेंगे तो गलत बात नहीं है। कुछ हो सकता है बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ अफसर भी बनना चाहे, कुछ हो सकता है डॉक्टर भी बनना चाहिए, गलत बात नहीं है। लेकिन सब लोग सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे भागेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। हमारे देश की पॉपुलेशन है 137 करोड़। अगर देखा जाए, मैंने पहले भी बताया था, अगर देखा जाए, दिखते तो हम नंबर्स में चाइना से कम है, लेकिन हम कहीं ज्यादा भी हैं। क्यों? एक छोटा कमरा है जहां 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वहां 10 लोग बैठे हुए हैं।
लेकिन एक बड़ा कमरा है जहाँ 10 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वहां 7 लोग बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, तो बड़े कमरे में तो ज्यादा लोग एडजस्ट होने चाहिए। चाइना को हम बाद में अपना कंपटीशन उसके साथ करें, पॉपुलेशन के साथ ना करें तो अच्छी बात है। अब बच्चे पैदा करने के साथ कंपटीशन कौन करेगा, बेवकूफी करेगा। पैदा अगर हमें करना ही है तो डेवलप कैसे करें देश को, कैसे हम, जैसे चाइना वाले बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं, दे यूज देयर चाइना प्रोडक्ट्स मोस्टली। वैसे हम इंडियन प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है उनको यूज करें। जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स में कोई भी हो, वो चाहे टूथपेस्ट हो, साबुन हो, या कोई और चीज हो, हम बोलते हैं महंगा है। अब जो खरीद सकता है उसको खरीदना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इनिशिएट जिन्होंने लिया उसको हेल्पफुल करना चाहिए। तभी मेक इन इंडिया स्कीम लाई, मेक इन इंडिया जो पॉलिसी लाई, ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट कर सके। बोला कि फैक्ट्रीज, आप प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन लाया कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा खुद से आत्मनिर्भर भारत जिसको कहते हैं, आत्मनिर्भर रहे, खुद से बिजनेस जनरेट करके दे। और इससे क्या होगा, आप देखो अगर 9 बंदे हैं, आप 9 हैं, 9 मेंबर्स आर देयर, और 9 मेंबर्स सब लोग बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें से अगर 2 भी सक्षम हो जाते हैं, 2 भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो बाकियों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू वर्क आइदर, इफ यू आर वर्किंग in the terms of, I will say, privatization or government, but you need to work, you need to provide service, you need to work for a nation. इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। क्या है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।